ग्लोबल गांव के देवता। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि हमें ग्लोबल गांव के देवता जो उपन्यास है उसका बिल्कुल संक्षिप्तीकरण करके समझा दिया जाए। तो आज मैं वही कोशिश आपके साथ कर रही हूँ। और आपको मालूम है इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियो दिए हैं। यदि आपको डिटेल में जाना है तो आप उस पर जा सकते हैं। ग्लोबल गांव के देवता जो उपन्यास है ये रणेंद्र ने लिखा है। और ये जो उपन्यास है ये मुख्यतः आदिवासी जनजातियों की समस्याओं के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए लिखा गया है। एक्चुअल में इसमें आदिवासी जनजातियों में भी जो असुर जनजाति थी उसकी समस्याओं के बारे में विचार किया गया है। मतलब उस मोटे रूप में तो हम ये देख रहे हैं कि असुर जनजाति की समस्याओं के बारे में बताया है, पर वास्तव में असुर जनजाति के माध्यम से लेखक हमको न केवल भारत की आदिवासी जातियों की समस्या बल्कि पूरे दुनिया में, अमेरिका, अफ्रीका में जो वहाँ की मूल जातियाँ थी, जो वहाँ की आदिवासी जातियाँ थी, उनको किस तरीके से खदेड़ा गया, उनका किस तरीके से शोषण किया गया, उनका किस तरीके से विस्थापन किया गया, उनको उनके स्थान से हटाकर उनकी रोजी रोटी को सबको छीन कर और उनकी जो नस्ल है वो पूरे विनाश के कगार पे खड़ी है, पूरी तरीके से उनको समाप्त कर दिया। इस समस्या पर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखक ने ये उपन्यास लिखा है। रणेंद्र ने न केवल इस उपन्यास में इस आदिवासी जो लोग हैं, असुर जनजाति के जो लोग हैं, उनके शोषण की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है, हम सबको उस शोषण के प्रति जागरूक किया है, बल्कि वो इन असुरों की जो संस्कृति है, इनकी जो भाषा है, इनका जो खान पान है, इनके जो तीज त्यौहार हैं, इनका जो रहन सहन है, उसका परिचय भी वो मुख्य धारा से करवाना चाहते हैं कि ये सुसंस्कृत लोग हैं, कोई राक्षस या पिछड़े लोग नहीं हैं। एक्चुअल में रणेंद्र ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध एक ग्लोबल संघर्ष खड़ा करना चाहते हैं और उस शोषण का एक ऐतिहासिक दस्तावेज वो हमारे सामने रखते हैं। उन्होंने ये बताया है कि ये जो आदिवासी हैं, जो असुर हैं, असुर जिन्हें हम राक्षस के रूप में देखते हैं, ये जो असुर हैं ये वास्तव में हैं क्या? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लोहे का और आग का आविष्कार किया था और यही सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक थे। लेकिन आर्यों ने उनको मध्य भारत में खदेड़ दिया, फिर मुंडा जाति आई, उन्होंने इनको और पूरब की तरफ खदेड़ दिया, फिर उराव की लहर आई, इन्होंने इनको और ज़्यादा खदेड़ कर और झारखंड का एक पठार है वहाँ इनको सीमित कर दिया। पहले ये लाखों की संख्या में थे, अब इनकी संख्या मात्र 8-10 हज़ार रह गई है। वहाँ ये जो हम कोयल बीघा जो इसमें देख रहे हैं अंचल और भौरा घाट जो देख रहे हैं, वहाँ पर ये जनजाति बड़े चैन से रह रही थी, पर दुर्भाग्य ने इनका साथ नहीं छोड़ा। जैसा कि आप देख रहे हो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विश्व की जो महाशक्तियां हैं वो हमारे इस धरती की जो खनिज संपदा है उसके दोहन में लगी हुई है, क्योंकि वो उपभोक्तावाद में विश्वास करती है। तो उन्होंने अपने अपने सैटेलाइट आसमान में छोड़ रखे हैं और उन सैटेलाइट से ये मालूम पड़ा कि इस क्षेत्र में, इस पठार में बहुत सारे बॉक्साइट के खाने हैं, बहुत भंडार है बॉक्साइट का। तो बस बहुराष्ट्रीय कंपनियों का शोषण और साजिशें शुरू हो गई। उन्होंने फौरन अपनी कंपनियां यहाँ स्थापित कर दी खनन के लिए, और चूंकि इनको यहाँ खनन करना था इसलिए आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन, तीनों चीज इन्होंने विभिन्न षड्यंत्रों से, इन पूंजीवादी ताकतों ने उनसे छीन ली। पहले तो इनको यहाँ से, इनकी जो खेती है उसको खत्म किया और यहाँ खाने खोद दी गई। इनको बहुत लोभ दिया गया कि हम इस क्षेत्र का बहुत विकास करेंगे, और इस जो शोषण है, इस शोषण में हमारी सरकार और हमारे स्थानीय नेता लोग भी इनके साथ मिल गए और उन्होंने यहाँ पे खाने खोदी, खान खोद के बॉक्साइट निकाल लिया, एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर ली, करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया, और वो जो खुली हुई खदानें हैं, खान है, उनको ऐसे के ऐसे गड्ढे छोड़ दिए। बरसात होती है, उनमें पानी भर जाता है, मच्छर पैदा होते हैं, यहाँ पर महामारियां फैल जाती हैं। लेकिन इनकी बीमारी से, इनके स्वास्थ्य से, इनके विकास से सरकार को और इन कंपनियों को कोई लेना देना नहीं है। इन विचारों के जंगल छिन गए, इन विचारों की खेती छिन गई, इनके जो जल के स्रोत थे वो छिन गए। और इसके बाद जब ये इसके लिए विरोध कर रहे हैं और अपने अधिकारों को मांग रहे हैं तो इनको नक्सली बता दिया गया, इन्होंं आतंकवादी बता दिया गया। अब पुलिस मुठभेड़ में इनके जो नेता हैं वो नेता मारे गए। डॉक्टर राम कुमार, रुमझुम, लालचंद, बालचंद हैं, ललिता हैं, बुधनी हैं, ये सब अपने अपने तरीके से इस शोषण के विरुद्ध आंदोलन में भाग ले रहे हैं। लालचंद यहाँ के जो आदिवासी जनजाति है उसके एक समझदार नेता हैं, उन्होंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। लेकिन जो राज्य सरकार है, राज्य सरकारों ने और इन कंपनियों ने मिलकर लालचंद को भी षड्यंत्र में फंसा दिया। रुमझुम जो एक पढ़ा लिखा युवा है, जब वो इस आंदोलन का नेतृत्व करता है, विरोध करता है, तो उसको एक पुलिस मुठभेड़ में नक्सली बता के मार दिया जाता है, बालचंद को मार दिया जाता है। उसके बाद जो ललिता है वो इस आंदोलन का नेतृत्व करती है
और इस क्षेत्र को जब खेत छीन लिए, जब ये लोग अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, तो सरकार ने एक षड्यंत्र रचा भेड़िया अभयारण्य बनाने के लिए। क्या भेड़ियों की संख्या और नस्ल खत्म होती जा रही है, तो भेड़ियों की रक्षा करनी है। तो यहाँ के 37 जो गांव हैं वहां पर नोटिस आ गए कि गांव खाली करिए, क्योंकि यहाँ भेड़िया अभयारण्य बनेगा। असलियत में कोई भेड़िया अभयारण्य नहीं बनने वाला है। यहाँ पर जो वेदांग कंपनी आई है उसको अपने एल्युमिनियम का कारखाना यहाँ बनाना है और यहाँ के बॉक्साइट का दोहन करना है। तो भेड़िया अभयारण्य के बहाने इनसे वो जमीन खाली करवाने के नोटिस आ जाते हैं। और जब ललिता अपने मांग पत्र को लेकर जा रही होती है कि या तो हमको पुनर्वास के लिए अन्य जगह दी जाए या फिर इस भेड़िया अभयारण्य पर पुनर्विचार किया जाए, तो माइंस बिछा दी जाती हैं और वहां पर भी जो भी सारे लोग जा रहे होते हैं सरकार से मिलने के लिए, वो सब वहीं की वहीं उड़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो असुर जाति है, आदिवासी जाति है, इनके ऊपर जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इनकी समस्याओं का एक जीवंत दस्तावेज रणेंद्र ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन रणेंद्र यहाँ ये बताने से नहीं चूके हैं कि ये जो असुर जनजाति है, ये इसमें बहुत ही अपराजय जिंजीविषा है, संघर्षशीलता है। ये लोलुप लुटेरी जो टोली है उसकी शोषण की शिकार तो है, पर हार मानने को तैयार नहीं है, अपने संघर्ष को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। इनको मालूम है कि हमारी हार होने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई ताकत नहीं है, सरकार हमारे साथ नहीं है, पुलिस हमारे साथ नहीं है, नेता हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये संघर्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो रणेंद्र जी ने इस उपन्यास में आदिवासी लोगों की जो समस्याएं हैं कि उनकी खेती छिन गई, वो बेरोजगार हो गए हैं, उनकी महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है, वो उनकी लड़कियों को बेचा जा रहा है, क्योंकि वो इतने गरीब हैं कि वो अपने लड़कियों को पाल पोस नहीं सकते, तो लड़कियों को बेच दिया जाता है। वहाँ पेयजल की समस्या है, वहाँ अवैध खनन की समस्या है, वहाँ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, वहाँ पर महामारी की समस्या है, वहाँ शिक्षा की दुर्व्यवस्था है, शिक्षा नहीं है कोई भी। इन सारी समस्याओं का जो कच्चा चिट्ठा है, जो बयान है, वो इस उपन्यास के माध्यम से रणेंद्र जी हमारे सामने रख रहे हैं। और साथ ही वो हमको एक संकेत भी दे रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं कि यदि आदिवासी समाज को बचाना है तो सबसे पहली बात है कि जंगल से इनका पलायन रुकना चाहिए। बहुत जरूरी है कि सरकार जंगलों का संरक्षण करे, पर इन जातियों का पुनर्वास करे, और अंधाधुंध और अवैध जो खनिज संसाधनों का जो दोहन हो रहा है उसको रोका जाए, जिससे कि आदिवासी लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर थोड़ा सा कंट्रोल हो, उन्हें रोजगार मिले, उनकी जमीन न छिने, वो खेती करें। और साथ ही आदिवासी लोगों के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करके उनको, उनके युवाओं को, जो प्रतिभाशाली उनके जो युवा हैं, उनको उनकी प्रतिभा के हिसाब से सरकारी जो नौकरियां हैं या सरकारी जो काम हैं उन राजनीति में उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, उनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए तथा उनमें सामाजिक और आर्थिक सुधार भी किए जाएं। यदि वो किसी अंधविश्वास के या किसी रूढ़िवाद के शिकार हैं तो शिक्षा का प्रचार करके उनका जो बौद्धिक विकास है और उनका जो मानसिक विकास है वो अच्छे तरीके से किया जाए। ये सब कुछ बताना ही लेखक का एकमात्र उद्देश्य है कि आदिवासी शोषण के विरुद्ध ग्लोबल संघर्ष को खड़ा करना, और साथ ही असुर जनजाति जिसके बारे में हमारे मन में बहुत सारी भ्रामक धारणाएं हैं, उस असुर जनजाति, उस आदिवासी जनजाति का सच्चा स्वरूप हमारे सामने रखना ही रणेंद्र का एकमात्र उद्देश्य है। वहां जबरदस्त भ्रष्टाचार है, मतलब सरकारी अधिकारी और नेता पैसा लूट रहे हैं खुलेआम और मनमाने तरीके से सरकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप से इन्हीं लोगों को ग्लोबल गांव का देवता कहा है, क्योंकि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और जो विश्व की महाशक्तियां हैं वो इन आदिवासियों के जीवन की मालिक बन गई हैं, मनमानी कर रही हैं, खुद को कल्याणकारी दिखा रही हैं और इनको असुर और राक्षस बताकर इनका विनाश कर रही हैं। लेखक ने उपन्यास की जो ये कहानी कहलवाई है वो एक मास्टर जी के मुंह से कहलवाई है, वो कथावाचक हैं। उन मास्टर जी की कोयल बिगा के भोरापाट का ये जो गांव है, यहाँ पर एक आदिवासी लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया, उसमें वहाँ उनकी विज्ञान शिक्षक के रूप में पोस्टिंग हुई है, लेकिन वो वहाँ जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में उनको वहाँ ज्वाइन करना पड़ जाता है। जब वो यहाँ आते हैं और यहाँ आकर जब वो आदिवासियों की समस्याओं को देखते हैं, उनकी मुसीबतों को देखते हैं, तो मास्टर जी संकल्प ले लेते हैं कि वो इनके संघर्ष में इनका साथ देंगे। वो फिर मूक दर्शक बन के नहीं रहना चाहते, वो इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए और इनके संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चलते हैं। हम देख रहे हैं कि अंत में केवल मास्टर जी ही बचे हैं और मास्टर जी इंतजार कर रहे हैं रुमझुम के भाई सुनील का, क्योंकि सब मारे जा चुके हैं और सुनील अब हॉस्टल को छोड़कर इस संघर्ष को और आगे चलाने के लिए आ रहा है।
अब आपको ये नॉवेल समझ में आ गया होगा, मैंने शॉर्ट में बता दिया था। अब यदि डिटेल में जाना है तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप उन वीडियोस को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।